एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट होने के कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप बच्चों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर, जो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो कहता है शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको शीत युद्ध के अर्थ के बारे में बताएंगे। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लगे कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी मार हो सकता है, कभी भी खुनाम हो सकता है, लेकिन वास्तविक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसी सिर्फ आशंका बनी रहती है, ऐसा डर रहता है, ऐसा भय रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है जिसमें युद्ध हो जाए। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बता दूं कि वास्तविक में कोई युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है, युद्ध की आशंका रहती है, युद्ध का डर रहता है, युद्ध के तनाव में लोग जीते हैं, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। यह है शीत युद्ध का अर्थ। मतलब संभावनाएं बनी रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध जो इस चैप्टर में है, शीत युद्ध का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे देशों के बीच में शीत युद्ध चलती रहती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही चलती रहती है। लेकिन इस चैप्टर में आपको शीत युद्ध के बारे में क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की उन दो महाशक्तियों से है। महाशक्ति कहने का मतलब है यहाँ पे महाशक्ति आती है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ये दोनों महाशक्तियां हैं। सोवियत संघ जो है उसके बारे में यहाँ पे भूतपूर्व लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि सोवियत संघ टूट गया था, इसीलिए इसको भूतपूर्व सोवियत संघ लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में कटु संबंध थे, मतलब इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, और इन रिश्ते अच्छे न होने के कारण इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चालू हो गया, जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड वार भी कहते हैं। कोल्ड वार को हिंदी में शीत युद्ध और शीत युद्ध को इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं। यहां पे मैं बता दूं कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, वहां से 1945 से 1951 के बीच इन्हीं दोनों महाशक्ति, कौन कौन सी शक्ति? सोवियत संघ रूस भूतपूर्व जो टूट गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये महायुद्ध शीत युद्ध चलता रहा। अगर आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो आप बता सकते हैं 1945 से 1951 के बीच इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बीच विचारात्मक और राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और शीत युद्ध का अर्थ आपको ऑलरेडी मैंने पहली स्लाइड में बता दिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, किन कारणों से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और कैसे खत्म हुई थी। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पहले तो ये जान लीजिए कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, तो 1945 में द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो गया था। तो 1945 से 1991 तक ये युद्ध चला था, शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध की शुरुआत आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से 1991 तक चला है, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको शुरुआत के लिए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध के अंत था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्यूबा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम आपको बता दें कि इतिहास यही कहता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के कारण ही शीत युद्ध का अंत हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण सोवियत संघ का विघटन था। विघटन कहने का मतलब है सोवियत संघ को टुकड़ों टुकड़ों में टूटना था, जिस कारण से शीत युद्ध का अंत हुआ। क्योंकि जब सोवियत संघ टूटने लगा, जब सोवियत संघ टूट गया तो वो देश कमजोर हो गया। पहले तो उसके पास बहुत सारे देश थे जो साथ में मिलकर शीत युद्ध को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे विघटन हुआ तो वो अकेला अलग थलग पड़ गया, जिस कारण से शीत युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोवियत संघ का विघटन हो गया,
जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति कमजोर हो गई थी। अक्सर आपने देखा होगा जब दो महाबली युद्ध करते हैं, उसमें से अगर एक कमजोर पड़ जाए तो ऐसे में क्या होता है कि युद्ध खत्म हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध का कारण क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ को महाशक्ति बनना था। ये जो अमेरिका था, आज भी अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बनाने के चाहत में रहता है, उधर रूस भी रहता है। आपने अभी यूक्रेन का जो हाल देखा है, यूक्रेन ने वार किया है, सॉरी रूस ने वार किया है यूक्रेन पे, तो ऐसा ही कुछ अमेरिका का भी रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरे देशों को धमकाना, अपने आप को शक्तिशाली साबित करना, इन दोनों देशों का ये लगा रहता है। तो ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, या आप कह सकते हैं समाप्त हो गया था। तो ये दोनों देश जो है खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए ये होड़ में लगे हुए थे। वो कह रहे थे मैं शक्तिशाली, दूसरा कह रहा था मैं शक्तिशाली, जिस कारण से शीत युद्ध शुरू हो गया। मतलब एक दूसरे पे कमेंटबाजी, बयानबाजी, लांछना, ये सब लगाना शुरू कर दिया, और यही शीत युद्ध होता भी है। इस तरह से आपने समझा कि शीत युद्ध का क्या कारण था। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस थे, दोनों देश के पास परमाणु हथियार था, लेकिन कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि अगला अटैक कर दे मेरे पे और मेरे जनता को किसी प्रकार की क्षति हो। कोई राजा अपनी प्रजा का क्षति चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इस कारण से ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगा रहे थे, कमेंटबाजी कर रहे थे, गाली गलौज भी आप कह सकते हैं। शीत युद्ध में जब तक हम मारपीट ना करें, युद्ध ना करें, मतलब रक्त वाला खूने खून ना हो, तब तक हम उसे युद्ध नहीं कह सकते, तब तक उसे हम कोल्ड वार ही कहेंगे। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के कारण में एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी कोई राष्ट्र जो था, मतलब एक दूसरे को वो खूब उकसा रहे थे कि तुम युद्ध करो, ये करो। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़ाइयों में क्या होता है, एक दूसरे को इतनी गाली गलौज देते हैं, धमकाते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन लाठी जब तक ना चले तब तक युद्ध नहीं होता है। ये एक दूसरे को तो उकसा रहे थे, लेकिन वास्तविक तरीके से युद्ध में कोई नहीं कूद रहा था, और आखिर में आप देखेंगे तो ये दोनों देश एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिद्वंदी बन गए, मतलब दुश्मन बन गए एक दूसरे के। अच्छा, अब शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई कैसे हो सकती है? कैसे आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों महाशक्ति जो था, बार बार मैं महाशक्ति की ओर इशारा कर रहा हूं, तो वो महाशक्ति है सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों देश जब आपस में शीत युद्ध कर रहे थे, उसी समय ये यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश बेहतर है, हमारे लोग बेहतर हैं, और यही से होता है शुरुआत पूंजीवादी वर्ग का। देखिए, पूंजीवादी जो है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की, उसका हस्तक्षेप नहीं होता। वो निजीकरण पे विश्वास रखते हैं, मतलब प्राइवेट चीजों पे, अपना सब कुछ हो, सरकार में हस्तक्षेप ना करे। तो ऐसे विचारधाराओं को मानता था निजी व्यवस्था में। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए बेहतर है, इसमें व्यापार ज्यादा होता है, बिजनेस ज्यादा होता है। ये था एक विचारधारा के बारे में। तो अब आगे आपको रसिया के बारे में बताएंगे कि सोवियत संघ जो था वो समाजवाद के बारे में सोचता था, वो निजी व्यवस्था का विरोध करता था। तो ये दोनों की जो विचारधाराएं भी थी ना, मतलब कि आपस में तालमेल ही नहीं बैठ रहा था इन दोनों का। एक जो था वो पूंजी वर्ग, एक समाजवाद। समाजवाद में रसिया चला जाता था, पूंजीवाद में अमेरिका चला जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको देखना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक चला। ये बहुत ही, इसे आप कह सकते हो सदाबहार क्वेश्चन है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। यहां पे एक प्रश्न उठता है, आप लोग ध्यान समझिएगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, और 1945 से ही शीत युद्ध शुरू हो गया, जो 1991 तक चला है, 1991। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि 1945 से 1991 के मध्य दो महाशक्तियों के बीच। वो महाशक्तियां कौन थी? वो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। इन दोनों के बीच कोल्ड वार चला, और उसे हिंदी में हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जब शीत युद्ध हो रहा था, उससे पहले की घटना है वर्ल्ड वार की, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था। उसमें
द्वितीय विश्व युद्ध के दो गुट बन गए थे, ग्रुप, आप पार्टी कह सकते हैं। लड़ाइयों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग ना दो पार्टियों में हो जाते हैं, एक आपकी पार्टी में और एक आपकी एंटी पार्टी में। तो ऐसा ही दो गुट बन गया, पहला बन गया मित्र राष्ट्र और दूसरा बन गया धुरी राष्ट्र। आपको इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और धुरी राष्ट्र हार गया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, मित्र राष्ट्र जीत गया, धुरी राष्ट्र हार गया। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश थे मित्र राष्ट्र में, उन्हें देखिए। सोवियत संघ था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। इन सभी चार राष्ट्रों को हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं और जिनकी विजय हुई थी। अब आती है बात धुरी राष्ट्र की। जिन राष्ट्रों की हार हो गई उन्हें हम धुरी राष्ट्र कहते हैं। और वो देश कौन कौन से थे? वो थे जर्मनी, जापान और इटली। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली, जिनकी हार हो गई थी। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी जीत हुई थी। तो यहां पे आप इन दो विश्व के जो दो गुट बन गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्हें आप समझ सकते हैं। पहला था धुरी राष्ट्र, पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी समाप्ति कैसे हुई? तो उसकी समाप्ति हुई द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, न्यूक्लियर बम गिरा दिया। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों जब शहरों पे बम गिराया तो जापान आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिया, कहा कि भैया अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमसे संभव नहीं है। अब एक देश के दो बड़े शहर तबाह हो गए हैं, वहां पे वो युद्ध कैसे लड़ सकता है? और इसके राज की बात तो आगे खुलेगी कि जापान तो ऐसे ही कमजोर पड़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो तो ऐसे ही आत्मसमर्पण करने वाला था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने अपने वाहवाही के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक कमजोर देश पे अपने परमाणु बम का अटैक कर दिया और उसके बेचारे के दो शहर को तबाह कर दिया। अब यहां पे जब अमेरिका ने बम गिरा दिया जापान पे, तो यहीं से विश्व युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जापान अब लड़ने के काबिल नहीं था और उसने विश्व युद्ध से अपना हाथ पीछे ले लिया। जो बम गिराया गया था, अमेरिका ने जो बम गिराया था जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, पहले बम का नाम था लिटिल बॉय। कूटनीतिक नाम है, मतलब कूटनीति राजनीति समझते हैं ना, तो कूटनीतिक नाम इसका डाला गया था लिटिल बॉय। और दूसरे का था फैट मैन। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो ये बम गिराए गए थे, तो पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। और बमों की क्षमता कितनी थी? तो 15 से 21 किलो टन। ये मतलब घातक तो थे ही, क्योंकि परमाणु बम कभी भी घातक ही हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में जो परमाणु बम का उपयोग होता है ये नुकसानदायक ही होता है। देखिए बम तो अमेरिका ने गिरा दिया, पूरी विश्व के देश जानते थे कि अब जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने वाला है, क्योंकि अब वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, वो परास्त हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका ने उसके ऊपर बम गिरा दिया तो अमेरिका की आलोचना हुई, लोगों ने अमेरिका को खूब खड़ी खोटी सुनाया, अरे ये है वो है फलाना ठिकाना। तो अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला। मैंने अभी आपको बताया था ना कि राज की बात यही थी कि वो जानता था कि अब जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, जापान कमजोर हो गया है। इसके बावजूद भी उसने उसके दो शहरों पे बम गिरा दिया, जिसके कारण उसकी आलोचना खूब हुई, दबा के आलोचना हुई। लेकिन इसके बदले में अमेरिका ने भी अपना सफाई दिया है। क्या कहा है वो सुनिए। अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? तो अमेरिका के जो समर्थक देश थे, जो उसके साथ थे, जो उसके साथ युद्ध में लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका के साथी राष्ट्रों को आगे की माल जाल जन हानि से बचाने के लिए यह बम गिराना जरूरी था। अब सफाई में तो कुछ ना कुछ कहना था, तो अमेरिका के जो साथी राष्ट्र है उन्होंने कहा कि देखिए हमें इस युद्ध को समाप्त करने के लिए और ज्यादा क्षति को रोकने के लिए हमें ये बम गिराना जरूरी था। उन्होंने अपने सफाई में कहा अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे या साथी राष्ट्र थे या उनके साथ जो देश थे वो,
हमले के पीछे का उद्देश्य भी था, इसे भी समझिएगा। ये जो हमला हुआ था जापान के ऊपर, दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, बम का नाम फिर से बोलता हूं, फैट मैन एंड लिटिल बॉय। तो हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो ये जो दो महाशक्ति है ना, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये शक्तियां हमेशा से ही एक दूसरे को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, और यही फायदा और नुकसान आपको यहां देखने को मिलेगा। नुकसान आपको जापान में देखने को मिलेगा और फायदा है पता नहीं किसे हुआ, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि युद्ध से कोई फायदा हो सकता है। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे हिम्मती हूं, मैं परमाणु बम गिरा सकता हूं। इस कारण से भी उसने जापान के ऊपर यह परमाणु बम गिराया था। क्यूबा मिसाइल संकट आ गया मेन टॉपिक। शुरुआत में हमने बात किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त कैसे हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तो उसमें शीत युद्ध की समाप्ति में क्यूबा मिसाइल संकट का नाम आया था। तो उस समय मैंने बोला था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, मैं इसे आपको समझाता हूं, आप आराम से समझ जाओगे। क्यूबा जो है वो अमेरिका का सटा हुआ एक तटीय द्वीपीय देश है। वो आकार में बहुत छोटा है, और अगर आप दूरी के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो अमेरिका के साथ है, मतलब अमेरिका के बहुत पास है। लेकिन अगर मैत्रिता के हिसाब से देखें, अगर लगाव के हिसाब से देखें, तो वो सोवियत संघ के साथ हमेशा से रहा है। उस समय भी ऐसा हुआ कि सोवियत संघ के साथ था, तो सोवियत संघ के साथ होने के कारण क्यूबा में क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो उस समय के नेता थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे सैन्य ठिकाना बनाना चाहता हूं, मैं अपने सैनिकों को लाना चाहता हूं, क्योंकि क्यूबा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसे सोवियत संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी, पैसा मिलता था उसे। तो सोवियत संघ के नेता उस समय थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने कहा कि मैं सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता हूं क्यूबा को, और 1962 में उन्होंने क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदल भी दिया था, मतलब वहां पे अपने सैनिक इकट्ठा कर लिए थे। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भी प्लांट कर दिया, मतलब अमेरिका के जो तटीय देश था क्यूबा, वहां पे जाके अपना परमाणु हथियार वगैरह सब रख लिया। और वो यह चाहता था कि अमेरिका पर अगर कभी हमला करना पड़े तो मैं वहां से हमला करूंगा तो शायद निशाना चूक जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा बम, लेकिन अगर क्यूबा से हमला करूंगा तो सटीक मैं जहां चाहूंगा वहीं पे अमेरिका में अटैक कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका को यह बात उस समय तक पता नहीं था कि रूस क्या कर रहा है। यह बात उसे पता चला 3 हफ्ते के बाद। अमेरिका को इसकी खबर कब पता चला? 3 हफ्ते के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उस समय जॉन एफ कैनेडी थे, वो कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर कुछ करूंगा तो शायद परमाणु युद्ध हो जाए फिर से, और शक्ति तो दोनों के पास थी, रसिया भी कोई कमजोर नहीं था और अमेरिका भी कमजोर नहीं है, तो दोनों देश आपस में इस तरह से न लड़ने के कारण हिचकिचा रहे थे वहां के राष्ट्रपति। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ कि जो जेएफ कैनेडी थे, उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, मतलब समुद्र में उतार दिया, ताकि वो सोवियत संघ को रोक सके। अब सोवियत संघ को रोकने के लिए जंगी बेड़े उतर गए, उधर से सोवियत संघ के हथियार सवार रहे थे। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी, और यह बहुत ही क्रिटिकल समय था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, और युद्ध होता तो बर्बादी होता। क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि जब 2 बड़ी महाशक्तियां पहली बार इतिहास में आमने सामने खड़ी थी तो वहां पे कुछ भी हो सकता था। अब देखिए, इन्हीं सभी बिंदुओं को और इन्हीं स्मॉल सी स्टोरी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ये था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता कौन कौन थे? तो ये में जो आता है 3 देश प्रधान रूप से आता है, वो था क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका। तो क्यूबा का जो था मंत्री वो था फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव, और तीसरा है अमेरिका, जिनके राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी। ये तीनों उस समय के प्रमुख नेता थे। अब यहां से आपका शुरू होता है मेन टॉपिक, 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। ये क्या है? देखिए, 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ जो है, 2 महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। ये जो 2 महाशक्तियां थी,
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, ये क्या चाह रहा था कि पूरे विश्व में हमारा प्रभाव ज्यादा हो। अमेरिका चाहता था कि मैं सोवियत संघ से ज्यादा प्रभाव डालूं, सोवियत संघ चाहता था मैं अमेरिका से ज्यादा प्रभाव डालूं, और इस तरह से ये दोनों जो है पूरे विश्व को अपने आगोश में लेना चाहते थे, समेटना चाहते थे। और यहीं से ये दोनों अलग अलग भागों में बट गए। यहां से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। एक बार फिर से समझिए, विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुले हुए थे, मतलब ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया। ये दोनों दो गुटों में बट गए और विश्व भी इनके साथ साथ दो गुटों में बट गया। यही दो ध्रुवीय विश्व है। अब यहां से बंटवारा शुरू हुआ। जैसे ये एक दादा के दो बेटे थे और दोनों बेटे में ये बंटवारा शुरू हुआ, तो बंटवारा शुरू पहले किस चीज से हुआ? पहले हुआ यूरोप से। यूरोप के महाद्वीप से बंटवारा शुरू हुआ। वो यूरोप का महाद्वीप क्या था? तो पूर्वी यूरोप था। पूर्वी यूरोप को बांटा गया, जो सोवियत संघ ले गया, मतलब सोवियत संघ को यूरोप महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा मिला, और पश्चिमी हिस्सा जो है वो अमेरिका ले गया। यहां से समझिएगा बात को, पूर्वी हिस्सा को कौन ले गया? सोवियत संघ ले गया, मतलब पूर्वी यूरोप में जितने भी देश थे उस सबको ले गया सोवियत संघ, और पश्चिमी यूरोप में जितने देश थे उन लोगों को ले गया अमेरिका। यहां से दो ध्रुव के विश्व का शुरुआत हो गया, दो ध्रुवीय विश्व का शुरुआत हो चुका था। अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप का, जो ले गया था सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। पूर्वी हिस्सा जो कटा वो सोवियत संघ के साथ चला गया, और इसमें देश कौन कौन से थे? पोलैंड थे, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। ये सब था पूर्वी यूरोप का हिस्सा जो सोवियत संघ के साथ चला गया। अब बात करते हैं पश्चिमी यूरोप का। तो पश्चिमी यूरोप कौन ले गया था? पश्चिमी यूरोप ले गया था अमेरिका। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पश्चिम उनके तट से मिला हुआ था, किनारे किनारे में बसा हुआ था, इसीलिए वो अपने पड़ोसी देश के साथ चले गए, अमेरिका का पक्ष लिया। इन देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। जो पूर्वी के साथ था उसे पूर्वी गठबंधन, और जो पश्चिमी के साथ था उसे पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश का नाम है ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। ध्यान से समझिएगा, पूर्वी के साथ जो गठबंधन हुआ उसे पूर्वी गठबंधन, और पश्चिम के साथ जो गठबंधन हुआ उसे पश्चिम गठबंधन कहते हैं। और पूर्वी के साथ कुछ अलग देश गए और पश्चिम के साथ अलग देश गए। पश्चिम के साथ जो देश आए हैं उनका नाम है ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। तो ये दो गुटों में दो ध्रुव का बंटवारा हो गया।